हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। तो भाई 10th क्लास हमारी फिजिक्स की सीरीज बड़ी स्पीडली चल रही है। हमने 8 लेक्चर्स हमारे खत्म कर दिए हैं। 6 में हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन खत्म कर दिया है। 2 में हमने ह्यूमन आई और उसके डिफेक्ट्स कर लिए हैं। आज हम रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म करेंगे, डिस्पर्शन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कैटरिंग एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन करके इस चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म। इसके साथ ही हमारी फिजिक्स की 10 लेक्चर्स की सीरीज खत्म हो जाएगी, फिर हम बायो शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से अच्छा सा कमेंट कर दो कि मैम सब समझ में आ रहा है, या कोई डाउट है तो वो कर दो। फिर हम अपना लेक्चर क्या करते हैं, बिल्कुल एनर्जेटिकली शुरू करते हैं। भाई पेन कॉपी और नोट्स लेकर बिल्कुल बैठ जाएंगे, एनर्जेटिकली हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डालिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दिया भाई, करें स्टार्ट। हेडिंग डालिए, रिफ्रैक्शन थ्रो ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रो ग्लास प्रिज्म। भाई पिछले लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन बाय ग्लास प्रिज्म पढ़ा था। ग्लास प्रिज्म क्या होता है, ऐसे होता है मैडम, याद है? रिफ्रैक्शन थ्रो ग्लास प्रिज्म पढ़ा था। जिसने नहीं देखा वो लेक्चर नंबर 4 जाकर देख ले, इसी सीरीज का लेक्चर नंबर 4 जाकर देख ले। उसमें हमने क्या इंसिडेंट रे गिराई थी, वो रिफ्रैक्ट होकर जब बाहर निकली तो वो ओरिजिनल इंसिडेंट रे के पैरेलल निकली थी और इस डिस्टेंस को हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल दिया था। ये सब हम वहां पर कर चुके हैं। मैं इरेजर से इसको कर देती हूँ रब, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब तुम्हें अगर पता हो तो प्रिज्म देखने में तो वो 3D होता है, लेकिन जब हम डायग्राम बनाएंगे प्रिज्म का तो हम डायग्राम हमेशा ट्रायंगल से बनाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। वैसे तो प्रिज्म में 2 रेक्टेंगुलर बेस होते हैं और हमारे पास 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं मेरे बच्चा, और 3 रेक्टेंगल होते हैं, 1 2 3 रेक्टेंगल और साइडों में 2 प्रिज्म होते हैं। ठीक है, मतलब उसके 2 ट्रायंगल होते हैं। वैसे तो ऐसा होता है, लेकिन जब हम डायग्राम बनाएंगे प्रिज्म का तो हम इजी बनाने के लिए प्रिज्म को ट्रायंगल से दिखाएंगे, उसका फ्रंट फेस दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या बात समझ में आ गई? प्रिज्म देखने में तो 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस से बना होता है, लेकिन डायग्राम में हम सिर्फ उसको एक ट्रायंगल से दिखाएंगे और उसका जो ये वाला एंगल होएगा उसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। तो पहले हमने ग्लास प्रिज्म का बता दिया क्या क्या होता है, और उसकी लेटरल सरफेसेस ऐसे होता है ना, प्रिज्म की लेटरल सरफेसेस जो होती हैं वो इंक्लाइंड होती हैं। ये देखो सामने दिख रहा है, ये ट्रायंगल है, इसके पीछे भी ट्रायंगल है, ये लेटरल है, नीचे वाला लेटरल सरफेस है। लेटरल होता है साइडवेज, तो उसके जो साइड के फेसेस हैं वो हमारे पास किसी एंगल ऑफ प्रिज्म पे इंक्लाइंड है, जबकि जो हमारे पास वो था ग्लास स्लैब था उसमें ऐसा नहीं था, ये पैरेलल थी सरफेसेस, साइड वाली सरफेसेस पैरेलल थी, इसीलिए शायद इमर्जेंट रे पैरेलल निकली होगी। ये तो आगे समझेंगे। अब भाई तुम्हें क्लास में करवाते भी हैं टीचर्स डिस्पर्जन के लिए, ठीक है, तो वो पूरा हमने लिखा हुआ है एनसीईआरटी का कि हम क्या लेंगे, एक शीट लेंगे, ड्राइंग पिन्स लगाएंगे, उसमें प्रिज्म रखेंगे, उसकी सरफेसेस को PQ से मार्क कर लेंगे, फिर उसमें एक रे गिराएंगे, फिर उस रे को कहाँ से वो रिफ्रैक्ट होकर कहाँ जा रही है उसको मार्क कर लेंगे, उसमें एंगल आई, एंगल ई और एंगल आर मार्क कर लेंगे। मैम एंगल आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ई क्या होता है मैम, एंगल ऑफ इमरजेंस। मैम डायग्राम से दिखा लीजिए, हाजिर है डायग्राम। अब इस डायग्राम को भाई अच्छे से समझ लेना, अच्छे से नोटबुक में उतार लेना और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपके सिलेबस में रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म आना है। या तो ग्लास लैब से आएगा रिफ्रैक्शन, या फिर ग्लास प्रिज्म से आएगा, या फिर डिस्पर्जन आएगा, जो भी आएगा हम कर लेंगे। तो सबसे पहले एक इंसिडेंट रे गिराई, बिल्कुल आराम से करा रही हूं भाई। इंसिडेंट रे गिराई, जो पिन थी P और Q थी, उस पर एक इंसिडेंट रे गिरा दी। अब हमें पता है जब किसी सरफेस पर, बहुत आराम से करा रही हूं, इंसिडेंट रे गिरती है तो उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन गिराते हैं जिसको नॉर्मल कहते हैं। और नॉर्मल
ये हो गया नॉर्मल मेरे बच्चा, ये हो गया इंसिडेंट रे। इन दोनों के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? एंगल आई। जिसको ये भी नहीं पता वो देखे लेक्चर नंबर 1 इसी सीरीज का। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। हो गया जी मैम। अब हमें पता है ये है एक रेयरर मीडियम, क्योंकि क्या है? एयर। ये है ग्लास, यानी कि क्या है? डेंसर मीडियम। लेक्चर नंबर 4 आपको कराया था इसी सीरीज में कि अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो रे जो है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल गिरती है। अब ये देखो, ओरिजिनल ऐसे जानी चाहिए थी, ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे है, लेकिन वो टूवर्ड्स द नॉर्मल आ गई। मतलब ऐसे ना जाकर, ये जो नॉर्मल था ऐसे ना जाकर नॉर्मल की तरफ आ गई। ठीक है मैम, आ गई नॉर्मल की तरफ। अब ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। अब ये पॉइंट जाकर यहां मिला तो इस पॉइंट पर भी क्या गिराएंगे? नॉर्मल गिराएंगे। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? एंगल आर कहते हैं। अब जब इस सरफेस से निकलेगी तो ये डेंसर, ये रेयरर। आपको कराया था जब कोई भी रे डेंसर से रेयरर जाए तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये ऐसे जाती बट ऐसे ना जाकर ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल से दूर जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। दोबारा समझ लो, ये मेरा बच्चा प्रिज्म है, एक रे आई, पहले वो ऐसे ना जाकर ऐसे हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर वो ऐसे ना जाकर अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। मतलब हमेशा जो इंसिडेंट रे है वो नीचे की तरफ आएगी, बेस की तरफ आएगी। पहले ऐसे से ऐसे, फिर ऐसे, तो मतलब हमेशा बेस की तरफ उसको घुमाते जाना है। यहाँ पे लिख भी दिया इंसिडेंट रे कौन सी है, ये पीई इंसिडेंट रे। पूछेंगे आपसे भाई, मार्क करवाएंगे। रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है? ई एफ है। इमर्जेंट रे कौन सी है? एफ एस है। एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा है? ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। इंसिडेंट एंगल कौन सा पूछा गया है पेपरों में? मार्क एंगल आई आर ई डी। ठीक है, तो एंगल आई कौन सा है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल आर कौन सा? एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ इमर्जेंस के एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे। रे पता होनी चाहिए, नॉर्मल पता होना चाहिए। उन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल आई, एंगल आर और एंगल ई होता है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है मैडम? सॉरी, अब जब हमने एंगल ऑफ प्रिज्म करा था तो उसमें तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों पैरेलल ही आ गई थी। क्यों? क्योंकि इनकी सरफेसेस भी पैरेलल थी एक दूसरे की। एक ग्लास प्रिज्म थी और इसमें पास होने वाली इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे भी पैरेलल थी। लेकिन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखो, ये इंसिडेंट रे है, ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे है, ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे है, ये और मैं थोड़ा सा रब करके भी अगर दिखाऊं तो ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे है, 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 ये ओरिजिनल, एक मिनट, ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे है। पेन आ नहीं रहा है, एक मिनट भाई, एक मिनट। ठीक है जी, थोड़ा सा भाई कई बार हो जाता है नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, ये देखो, ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, और ये क्या है? एंगल डी है। डेविएशन इसी को तो कहते हैं भाई। पहले ओरिजिनल इंसिडेंट रे जैसे जा रही थी वैसे नहीं जाएगी, ये आपस में क्या हो जाएंगी? ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। ये एंगल डी है। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, तो आप कहोगे एंगल बिटवीन ओरिजिनल इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ओरिजिनल इंसिडेंट रे जो थी और इमर्जेंट जो रे थी ग्लास स्लैब के केस में पैरेलल थी, लेकिन ग्लास प्रिज्म के केस में पैरेलल नहीं है। तो यहीं पे हमने बोला कि फिगर में हमने देख लिया ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। अब एंगल ऑफ डेविएशन का डेफिनेशन, इसको एंगल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे।
इन दोनों के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, एंगल डी। मैंने डायग्राम भी बना के दिखा दिया, मैंने बनाना भी सिखा दिया, मैंने डेफिनेशन भी लिखा दी और मैंने एंगल्स मार्क करके भी दे दिए। अब सवाल पूछा जाता है कि मैम ग्लास स्लैब जो थी उसके केस में ओरिजिनल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल निकली थी, लेकिन ग्लास प्रिज्म के केस में वो पैरेलल क्यों नहीं है? तो वो पैरेलल इसलिए नहीं है मेरे बच्चा क्योंकि वहां पर सरफेसेस भी तो पैरेलल थी, यहाँ पर सरफेसेस भी तो इंक्लाइंड है, यही तो मैंने लिखा है, कम्स आउट टू बी पैरेलल बट इट इज नॉट सो इन ग्लास प्रिज्म बिकॉज सरफेसेस, जिन दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन हुई है, ये देखिए मेरे बच्चा, जिन दो सरफेस से, इन दो सरफेस, एक तो ये सरफेस और एक ये सरफेस, जिन दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन हुई है, जिन दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन, पहले यहां रिफ्रैक्शन हुई फिर यहां रिफ्रैक्शन हुई, तो जिन दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन हुई है वही आपस में पैरेलल नहीं है, जबकि ग्लास स्लैब के केस में वो पैरेलल थी, बिकॉज रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर पैरेलल इन ग्लास स्लैब आर इंक्लाइंड इन एंड आर इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ प्रिज्म इन द ग्लास प्रिज्म। इसमें तो ग्लास प्रिज्म वाले केस में तो वो इंक्लाइंड है, और कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? जितना एंगल ऑफ प्रिज्म है, नहीं समझे? उसमें तो ये मैं कह रही हूँ, देखो दे आर पैरेलल इन ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के केस में तो पैरेलल है, बट इसमें इंक्लाइंड है एंगल ऑफ प्रिज्म से, ये देखो एंगल ऑफ प्रिज्म से इंक्लाइंड है कौन? ये दो सरफेसेस, अगर ये दो सरफेसेस पैरेलल हो जाती तो इंसिडेंट रे और ओरिजिनल इंसिडेंट रे भी पैरेलल हो जाती। तो आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, आपसे कहा जाएगा ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म एंड मार्क द एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई, एंगल डी, ये पूछ लेंगे। आर द टू रेज इमर्जेंट रे और ओरिजिनल इंसिडेंट पैरेलल और नॉट? if they are parallel, if they are not parallel, why they are not parallel? तो आप लिखोगे because refracting surfaces are not parallel। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट भाई डिस्पर्जन स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्पर्जन वेरी इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे साल पेपर में डिस्पर्जन और रे डायग्राम आता है। तो आप लिखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, सफेद लाइट का, सन की लाइट जो आ रही है उस व्हाइट लाइट का 7 रंगों में टूटना। कितने रंगों में? 7 रंगों में टूटना। कब मैडम? जब वो ग्लास प्रिज्म से पास हो, इसी को क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं, डिस्पर्ज होना, टूटना। सो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स व्हेन पास थ्रू प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्जन। डेफिनेशन पूछी जाएगी और डायग्राम पूछा जाएगा, कितने मार्क्स में? 3 मार्क्स में। ठीक है मैम, डायग्राम बनाना सिखा दीजिए। सबसे पहले प्रिज्म बनाया, एक व्हाइट लाइट ले आए, इस व्हाइट लाइट को 7 रंगों में तोड़ दिया, फिर दोबारा इस सरफेस से बाहर निकला तो नीचे, क्योंकि ये तो हमने सीख ही लिया, सीधी रे आएगी वो पहले इधर मुड़ेगी फिर नीचे मुड़ेगी, हमेशा ऐसे से ऐसे फिर और नीचे, तो वो हमेशा नीचे मुड़, यहाँ पे भी 7 रंग्स में तोड़ दिया, यहाँ पे भी 7 कलर्स में तोड़ दिया। इन 7 कलर्स को कहते क्या है मैडम? स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? ग्लास प्रिज्म कहते हैं। और आ क्या रही थी? व्हाइट लाइट आ रही थी। तो ये डायग्राम आपसे बनवाया जाएगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है? द बैंड ऑफ 7 कलर, जो ये 7 बन रही है ना, विबग्योर रेड तक वायलेट से, तो ये क्या होता है? ऑन स्क्रीन पर जो ऑब्टेन्ड हुए हैं 7 रंग, इन्हीं 7 रंगों को क्या कहते हैं? बैंड ऑफ कलर्स कहते हैं। जैसे कि सन की व्हाइट लाइट आई, वो यहीं से इसी सरफेस पर 7 रंग में तोड़ देनी है भाई, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो यही हो जाएगा ना। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, बाद में इस सरफेस पर तोड़ रहे हैं, ये गलती नहीं करेंगे, गलती नहीं, यहीं पर ही 7 रंगों में टूट जाएगी। 7 कलर्स में टूटी, फिर आ गई बाहर। बस याद रखना, यहां से ऐसे रे, फिर थोड़ा और नीचे, पहले रे थोड़ी नीचे, फिर थोड़ी और नीचे, थोड़ी हर बार क्या बेंड होती जाएगी, 7 रंगों में यहीं पे टूटेगी और वो टूटी हुई यहाँ बाहर आएगी। कलर्स कैसे होंगे मैम? इस 7 बैंड्स को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम का कलर क्या होगा? विबग्योर। कैसे पता चला मैम? ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये इंडिगो है, ये वायलेट। आपसे पूछा जाएगा 7 रंग कौन कौन से होते हैं, ऊपर कौन सा, नीचे कौन सा, तो आप कहोगे रेड सबसे ऊपर, वायलेट सबसे नीचे। ऐसा क्यों मैडम?
क्योंकि रेड कलर बहुत कम डेविएट होता है। अब कारण में आपको सब कुछ ही समझ में आ जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कारण क्या है डिस्पर्शन का, क्यों एक व्हाइट लाइट 7 रंगों में टूटती है। आम सा क्वेश्चन है, तुम्हें भी आ रहा होगा बात दिमाग में कि मैम क्यों एक व्हाइट लाइट 7 रंगों में टूटती है। वो इसलिए टूटती है मेरा बच्चा, क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके अंदर जो वैसे लाइट 7 रंगों की बनी हुई है तभी तो वो 7 रंगों में टूटी है, पर हर रंग का अपना अपना स्पीड होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम सारे बच्चे 10th क्लास में बैठे हो, तुम्हें मैं कह दूं जाओ अब तुम किसी और क्लास में जाओ, आधे बच्चे कभी पहुंचेंगे, आधे बच्चे कभी पहुंचेंगे, क्योंकि जब तक तुम एक क्लास में बैठे थे तब तो ठीक था, तुम उससे बाहर निकले और किसी और में गए तो फिर तुम अपनी अपनी स्पीड से जाओगे। मानते हो ना ये बात, मानते हो ना ये बात? बस फिर यही लाइट के साथ है, लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी है। जब वो रंग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गए तो सब अपनी अपनी मर्जी से गए। रेड बहुत फास्ट गया और वॉयलेट बेचारा मरा मरा गया। तो जो रेड है वो तो स्पीडली निकल गया बिना बातें करे, और जो मेरे जैसे बातें करने वाले हैं या आप जैसे बातें करने वाले हैं वो बातें करते रहेंगे, वो लेट पहुंचेंगे सबसे। तो ऑल द 7 कलर्स हैव डिफरेंट वेव लेंथ। आपसे पूछा जाएगा कि 7 रंग में क्यों टूटता है, तो आप कहोगे क्योंकि इन 7 की अपनी अपनी वेव लेंथ होती है और अपनी अपनी स्पीड और अपनी अपनी वेलोसिटीज होती हैं इन डिफरेंट मीडियम। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो अलग अलग स्पीड से जाते हैं, डिफरेंट स्पीड से जाते हैं, और इन्हीं स्पीड की वजह से जो फास्ट निकला वो तो बिल्कुल अपने पथ से भटका नहीं, डेविएट नहीं हुआ, और जो बिल्कुल स्लो निकला वो तो भटक के ही निकला। तो स्प्लिट टू फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 के, इसीलिए वो हर रंग अपने अलग अलग स्पीड की वजह से अलग अलग में टूट जाता है, क्योंकि अलग अलग गए सब। निकले तो 10th क्लास से सारे साथ ही थे पर पहुंचे सारे अपनी अपनी मर्जी से, तो अपनी अपनी मर्जी से पहुंचे। इसका कारण क्या है? क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग थी। आपसे पूछा जाएगा डिस्पर्शन क्यों होता है, आप कहोगे क्योंकि हर रंग की अपनी स्पीड होती है। रेड की मैक्सिमम स्पीड तो बिल्कुल अपनी पथ से डेविएट नहीं हुआ और सबसे कहां पहुंच गया? टॉप पे पहुंच गया। जो बच्चा बिल्कुल कहता है ना फोन नहीं चलाता, अपने फोकस से भटकता नहीं है, उसके क्या आएगी? टॉप रैंक ही आएगी। वॉयलेट जो है जिसकी क्या है? मिनिमम स्पीड है, पढ़ता ही नहीं है, डेविएट करेगा, मोस्ट भटकता ही रहेगा, सारा दिन रील ही देखेगा और कहां पहुंच जाएगा? बॉटम में पहुंच जाएगा। तो हमें लाल रंग बनना है कि वॉयलेट रंग बनना है? लाल ही बनना है, बिल्कुल ठीक है। तो रेड कलर सबसे टॉप पर होगा और वॉयलेट कलर सबसे नीचे होगा। दोबारा से देख लीजिए, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। वॉयलेट सबसे नीचे और रेड सबसे ऊपर। क्यों ऐसा? क्योंकि हर रंग की अपनी अलग अलग स्पीड होती है, हर रंग की अपनी अलग अलग स्पीड होती है। आपसे डायग्राम पूछा जाएगा, आपसे कारण पूछा जाएगा। उसके बाद न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। कुछ बच्चे होते हैं ना कि मैडम एक प्रिज्म के आगे दूसरा प्रिज्म और रख के देखते हैं क्या होता है जरा। क्या एक व्हाइट लाइट 7 रंग में टूटी और फिर उल्टा प्रिज्म रख दूं तो क्या वापस जुड़ जाएगी? न्यूटन ने भी यही सोचा और यही सोचकर उसने एक प्रिज्म के आगे उल्टा प्रिज्म और रख दिया। और उसने क्या देखा? उसने क्या देखा मेरे बच्चे कि जो व्हाइट लाइट 7 रंग में टूटी थी वो फिर से जुड़कर एक व्हाइट लाइट बन गई है। अच्छा मैडम इनको जोड़ के देखते हैं, क्या ये ऐसे ही नहीं जुड़ते? एक ट्रायंगल और फिर एक ट्रायंगल को बिल्कुल इकट्ठा जोड़ो, ये वही तो बन रही है, ग्लास स्लैब ही तो बन रही है। इसकी दोनों साइडें पैरेलल है। यस मैडम, मतलब इसकी ओरिजिनल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल होनी चाहिए, दिख भी रही है। मतलब ग्लास स्लैब को अगर मैं डायगोनली तोड़ दूं तो उससे 2 प्रिज्म ही तो बन जाते हैं, और 2 प्रिज्म को आपस में जोड़ दूं तो एक ग्लास स्लैब बन जाती है। मानते हो ना ये बात? मानते हो ये बात? बिल्कुल मैडम। तो न्यूटन ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक उल्टा प्रिज्म जब एक सीधे प्रिज्म के बाजू में रखा तो पहले प्रिज्म ने एक व्हाइट लाइट को 7 रंगों में तोड़ा और दूसरे प्रिज्म ने उन्हीं 7 रंगों को रिकंबाइन करके फिर से क्या दे दी? स्क्रीन पर व्हाइट लाइट दे दी। तो यही लिखा है, न्यूटन परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट यूजिंग 2 प्रिज्म। एक पर फर्स्ट प्रिज्म इरेक्ट सीधा रखा और प्रिज्म ने डिस्पर्स कर दिया 7 रंगों में। सेकंड प्रिज्म को उल्टा रखा और उसने 7 रंगों को फिर से जोड़कर एक व्हाइट लाइट बना दी। तो आपसे पूछा जाएगा क्या हम व्हाइट लाइट
को रिकम्बाइन कर सकते हैं वापस से, तो आप कहोगे यस, हम एक इन्वर्टेड प्रिज्म रखकर बस जो टूटी हुई 7 रंग्स की लाइट्स हैं उनको फिर से रिकम्बाइन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं भाई हमारा फेवरेट क्वेश्चन में, हम रेनबो कैसे बनते, छोटा सा लेक्चर होने वाला, भी इतने छोटा सा चैप्टर है। आई हो गए, उसके डिफेक्ट्स हो गए, डिस्पर्शन हो गए, स्कैटरिंग हो गई, और हमारे पास एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कल करेंगे, आज बस रेनबो तक खत्म। आपसे सवाल क्या क्या पूछे जाएंगे, ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन, एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई, और एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जाएगा। फिर डिस्पर्शन होता क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका डायग्राम बनाओ, स्पेक्ट्रम बना के दिखाओ, कौन सबसे ऊपर कौन सबसे नीचे, क्या हम वापिस से रिकम्बाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और लास्ट में हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। इंद्रधनुष देखा है, देखो कितना सुंदर, अपने सुंदर नयन से डायग्राम देख लो, अगर बनाना नहीं आता तो। आर्क, आर्क समझते हैं, ऐसे देखो आर्क बनी हुई है एक, देखो ये आर्क बनी हुई है, देखो एक आर्क बनी हुई है एक, तो आर्क ऑफ कितने रंगों की, 7 रंगों की मैडम। कहाँ पर दिखती है हमें, आसमान में दिखती है मैडम। और इसकी ये किस, इसका रीजन क्या है, दिस इज ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। अच्छा मैडम सन तो है, एटमॉस्फेयर में सन तो है, लेकिन मैडम प्रिज्म तो नहीं है एटमॉस्फेयर में, और जब तक प्रिज्म नहीं है एटमॉस्फेयर में तो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूटी कैसे, सोचो सोचो, क्या ये बात है ना, सोचना पड़ेगा नहीं तो, कि मैडम प्रिज्म तो था ही नहीं एटमॉस्फेयर में, और आपने अभी अभी सिखाया कि प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट निकलती है तो 7 रंगों में टूटती है, यानी कि कुछ ना कुछ है मैडम प्रिज्म, कुछ ना कुछ तो ऐसा एटमॉस्फेयर में है जो प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। वो कौन है, छोटे छोटे बूंदे, किसकी मैडम, जो बारिश के बाद पानी की बूंदे बच गई हैं, जो बारिश के बाद पानी की बूंदे बन गई हैं, वो प्रिज्म की तरह एक्ट कर रही है, जिसमें से व्हाइट लाइट निकलकर 7 रंगों में टूट रही है। मैडम अच्छे से समझाओ भाई। पहले व्हाट इज रेनबो, आर्क ऑफ 7 कलर्स seen in the sky, this is due to dispersion of white light of sun by tiny droplets of water in present after the rain। रेन के बाद जो छोटी छोटी बूंदे बच जाती है उसकी वजह से। आपसे सवाल पूछा जाएगा 3 नंबर में ये वाला, इसका एग्जैक्ट आंसर भी आपकी मैडम ने लिखकर दे दिया है। आपसे पूछा जाएगा हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड, आप कहोगे जैसे ही व्हाइट लाइट टाइनी रेन ड्रॉप्स पे गिरती है, वो छोटे छोटे रेन ड्रॉप जो है वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, प्रिज्म की तरह। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर प्रिज्म कौन बना हुआ है, तो आप कहोगे छोटी छोटी पानी की बूंदे यहाँ पर प्रिज्म बनी हुई है, जो उस व्हाइट लाइट को कितने रंगों में तोड़ देगी, 7 कलर्स में तोड़ देगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन, ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन के बाद ही तोड़ेगी भाई, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म ही तो 7 रंगों में तोड़ती है। दिस कलर्स ट्रेवल इनसाइड द ड्रॉप, 7 रंग टूट कर वाटर पानी उस ड्रॉपलेट के अंदर चले गए, और अंदर क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अंदर क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब मैम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है मेरे बच्चा, जितनी की जितनी लाइट गई दूसरी सरफेस पे टकराकर वापिस आ जाएंगी। कोई भी देखो, पहले प्रिज्म में आपको याद है कि हमने ऐसे करा था, गई 7 रंगों में टूटी और इधर से निकल गई। अब यहाँ पर बाहर कोई भी निकलेगी नहीं, जो पानी की बूंद है उसमें एंटर करी, यहाँ तक पहुंची और बाहर निकलने नहीं देगी ये। क्यों मैडम, क्योंकि ये सरफेस ही ऐसी है, ये यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन का मतलब इस सरफेस से सारी की सारी लाइटें उसी डायरेक्शन में बाहर निकाल दी जाएगी। तो यहाँ पर पहले होगा रिफ्रैक्शन, आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू में 3 स्टेप कौन से होंगे, तो पहला लिखोगे रिफ्रैक्शन थ्रो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, देन आप लिखोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर दोबारा से रिफ्रैक्शन। इस सरफेस पर दोबारा से क्या होगी, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द वाटर। तो पहले एयर से वाटर जाती है तब रिफ्रैक्शन होगी, फिर अंदर इस सरफेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, फिर जब बाहर निकल रहा होगा तो फिर से वाटर से एयर क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी। तो 3 एमसीक्यू में लिखने हैं, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन। पहले रिफ्रैक्शन होएगी एयर से वाटर, रेयरर से डेंसर, और फिर होएगी डेंसर से रेयरर, एंड ऑब्जर्वर को वो उसी डायरेक्शन में उसके बैक साइड दिख जाएगी। मतलब अगर फ्रंट सन है तो बैक साइड में रेनबो होगा, बैक साइड में सन है तो फ्रंट साइड में रेनबो होगा। ये देखो देखो जरा कितना सुंदर डायग्राम मैम ने बना के दिखाया। बारिश होती है मेरे बच्चा, बारिश के बाद बारिश की बूंद होती है, इस एक बूंद को मैंने बड़ा करके दिखाया है। सन यहाँ पर है, सन की लाइट आई,
7 रंगों में टूटी। मैंने 7 कलर्स की जगह बच्चे 2 ही कलर लेके दिखा दिए, रेड और वॉयलेट, बाकी बीच वाले तो यहाँ 7 हो ही जाएंगे, ठीक है। गुचमुच मच जाता है इसलिए मैंने 2 ही रंग लेके दिखा दिए, रेड और वॉयलेट लेके दिखा दिया जी। रेड और वॉयलेट 2 कलर यहाँ पर मैंने लेकर दिखा दिए हैं, ठीक है। 2 कलर मैंने यहाँ लेकर दिखा दिए, एक रेड और एक वॉयलेट। अब यहाँ पर क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन इसलिए बोले अंदर के अंदर ही होगी, बाहर नहीं गई, और टोटल सारी की सारी रेज रिफ्लेक्ट होंगी, एक भी बाहर नहीं जाएंगी। तो यहाँ से वापस से रिफ्लेक्शन हुई और फिर इस सरफेस पर फिर से रिफ्रैक्शन हुई। देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ये तीनों एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। पहले इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन, इस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस सरफेस पर फिर से रिफ्रैक्शन, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर के बैक साइड में सन है और फ्रंट साइड में इंद्रधनुष है। ये सब आपको करना है भाई, ये सब आपको करना है। देखो एक फिर से एक सुंदर डायग्राम से दिखाया आपको कि ये सन है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, जब ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करेगी तो 7 रंगों में टूट जाएगी, मतलब डिस्पर्शन हो गया। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ से एयर से वाटर आ रही थी, यहाँ पे वाटर से फिर से एयर जा रही है, ऊपर रेड नीचे वॉयलेट। हमारी आंखों ने इस इंद्रधनुष को देख लिया, हमारे पीछे क्या है, सन। क्या हमें मैडम एटमॉस्फेयर में हमेशा रेनबो दिखता है? नहीं 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 मेरा बच्चा। तो कब दिखता है मैडम? आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा, राइट द कंडीशंस जब हमें रेनबो दिखता है। तो आप कहोगे एक तो सन होना चाहिए, ऑब्वियसली सन तो होना ही चाहिए, तभी तो सन की लाइट आएगी, तभी तो 7 रंगों में टूटेगी। और सन हमारे कहाँ होना चाहिए? पीछे होना चाहिए। तो सन मस्ट बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर, जिधर हम इंद्रधनुष देखना चाहते हैं उससे पीछे सन होएगा। और सन जो है वो उसमें रेन ड्रॉप्स भी होनी चाहिए, मतलब बारिश के मौसम के बाद ही आपको रेन ड्रॉप्स मिलती हैं और इसी के बाद ही आपको रेनबो दिखेगा। मतलब मैडम ठीक है, एक तो बारिश हुई होनी चाहिए और एक सन होना चाहिए, सन हमारे पीछे होना चाहिए और आगे हमें क्या दिख जाएगा? रेनबो। अच्छा मैडम बारिश ना हो तो हम कैसे देख सकते हैं? तो आप किसी झील के अंदर से, लेक से देख सकते हो। जैसे कई बार हम जाते हैं पार्क वगैरह में, फाउंटेन्स लगे होते हैं तो उनमें भी आप देख सकते हो। तो मैंने यही लिखा है, या तो आफ्टर द रेन देख सकते हो आप, बारिश के बाद देख सकते हो, या फिर किसी वाटरफॉल, वाटरफॉल मतलब पता ना वाटरफॉल, किसी उस पे देख सकते हो, या फिर फाउंटेन फवारे में सनी डे। सन तो होना ही चाहिए, बादलवाई नहीं होनी चाहिए, सन होना चाहिए, पानी की बूंदे भी होनी चाहिए, क्योंकि पानी की बूंदी कैसे एक्ट करेगी? प्रिज्म की तरह एक्ट करेगी और प्रिज्म से ही डिस्पर्जन होता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर मेरे बच्चा हम खत्म करते हैं। आज हमने क्या करा? आज हमने मेरे बच्चा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म करा और डिस्पर्जन करा। डिस्पर्जन आता है मेरे बच्चा, व्हाट इज डिस्पर्जन, एंड हमारे पास डायग्राम आएगा, स्पेक्ट्रम आएगा और हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा ये रेनबो आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर खत्म कर देते हैं मेरे बच्चा, ठीक है। इसी के साथ हम हमारा लेक्चर खत्म कर देते हैं मेरे बच्चा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग। थैंक यू सो मच।